हे गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किम को पता चल जाता है कि उसका यू के साथ डिवोर्स प्रोसेस अभी पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए वो गुस्से में यू के घर आ जाता है। तब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब किम इंश्योरेंस के लिए अपना मैरिज सर्टिफिकेट निकलवाता है। तब उसे पता चलता है कि उसका यू के साथ डिवोर्स प्रोसेस अभी पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए वो काफी खुश हो जाता है और यू से मिलने उसके घर आता है। लेकिन तभी उसका घर देख उसे याद आता है कि ये घर तो वैसा ही है। फिर वो वही न्यूज चेक करता है और उसे सारा खेल समझ में आ जाता है कि लॉटरी में जीता हुआ घर यू को मिला है, इसलिए अब तक वो नाटक करती आ रही है। अब प्रेजेंट में किम यू से कहता है मुझे सब पता चल गया है तुम्हारी इस झूठी वाली शादी के बारे में भी। अब बाद में किम यू से कहता है ये घर मिलने के बाद ये शादी का नाटक क्यों। यू कहती है मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं घर जीत चुकी हूँ, लेकिन तुमने ही मेरा फोन उठाना बंद कर दिया और मुझे ये कॉन्टेस्ट जीतने के लिए एक हस्बैंड चाहिए था। किम कहता है तुम कितने धोखेबाज हो, इसीलिए तुमने ये डिवोर्स पेपर सबमिट नहीं किया। यू कहती है धोखा तो तुमने मुझे दिया था जो किसी और के लिए मुझे डिवोर्स दे दिया और कर्जे में मुझे अकेला छोड़ दिया। किम कहता है ठीक है मैं पास्ट को नहीं बदल सकता, लेकिन मैं फ्यूचर जरूर बदल सकता हूँ, तो तुम उस आदमी को छोड़ दो। यू कहती है क्या। किम कहता है अब तुम्हें नकली हस्बैंड की कोई जरूरत नहीं, जब असली हस्बैंड लौट आया हो तो। अब ये सुन यू उदास हो जाती है। किम कहता है क्या हुआ, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया। अब इस पर यू उसे कोई जवाब नहीं देती। किम कहता है तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, मुझे ब्यूटी डिपार्टमेंट को फोन करके तुम्हारी सच्चाई बतानी ही होगी। लेकिन यू कहती है बिल्कुल बता दो, मैं थक चुकी हूँ झूठ बोल बोल कर, कम से कम मुझे अब और नाटक तो नहीं करना पड़ेगा। अगर मुझे ये घर मिल भी गया तो मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी कि मैंने ये घर बूजू का यूज करके लिया है। अब ये सुन किम तो यू पर चिल्ला पड़ता है कि मैं तुम्हें सच नहीं बताने दूंगा, मैं जान चुका हूँ कि वो जो सुंडांग कंपनी का वारिस है और इसकी ग्रैंड में तो प्रेसिडेंट अवार्ड भी जीत चुकी हैं। अगर उन्हें पता चला कि एक डिवोर्स लड़की ने उसे अपना फेक हस्बैंड बनाया है तो सोचो क्या होगा, और अगर ये बात सबको पता चल गई तो उसकी कंपनी की रेपुटेशन का क्या होगा, वो जो तो कहीं का नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं जो कहता हूँ वो करो। अब ये गुस्से में कहती है उसे अकेला छोड़ दो, ये सब मैंने करने के लिए कहा था। लेकिन किम तो उसे धमकी देने लगता है कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगा, और गुस्से में उन दोनों की मैरिज फोटो को तोड़कर वहाँ से निकल जाता है। अब यू तो काफी सैड हो गई थी, उसे समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करे। तभी थोड़ी देर बाद उसे वूजू कॉल करता है जो उससे पूछता है कि मैं कॉफी शॉप में हूँ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। तब यू उससे झूठ कहती है कि मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्या हम बाद में मिले। अब वूजू लौटकर अपने घर आ जाता है जहाँ उसकी ग्रैंड माँ वही रिपोर्ट देख रही थी। वूजू कहता है आप अभी तक सोई नहीं। ग्रैंड माँ कहती है क्या तुम्हें मिस्टर को याद है जिनका 2 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया था, उनके घर से ये पेपर मिला है, उन्हें जरूर जे कंसल्टिंग के बारे में कुछ पता था जिसे हमने फंड किया है। वूजू कहता है ये कंसल्टिंग कंपनी कौन सी है। ग्रैंडमा कहती हैं ये यूएस की कंपनी है जिन्हें हमने हायर किया था हमारे प्रोडक्ट को यूएस में लॉन्च करने के लिए, लेकिन अब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम इस बारे में कुछ पता करो। लेकिन ये बात जोंग को नहीं पता चलनी चाहिए क्योंकि जोंग ने ही उस कंपनी को हायर करवाया था। बाद में वो पेपर्स ध्यान से देख रहा था, तभी उसे याद आता है कि सेम ऐसा ही पेपर उसने जोंग के ऑफिस में देखा था। तब वो जो अपने यूएस के दोस्त के पास कॉल करता है और जे कंसल्टिंग कंपनी के बारे में पता करने को कहता है। अब नेक्स्ट डे वो जो अपने ऑफिस आता है जहाँ उसका दोस्त उसे मेल करता है कि जे कंसल्टिंग कंपनी बंद हो चुकी है और जो तुमने कंपनी का एड्रेस दिया था वहाँ तो एक रेस्टोरेंट है और उस रेस्टोरेंट की ओनर एक जेसिका नाम की लेडी है जो कोरिया से ही है जिसका कोरियन नेम मिन है। अब ये देख वूजू तो शॉक रह जाता है। वहीं इधर वूजू की बुआ को देखते हैं जो अपने हस्बैंड यानी जोंग के पास कॉल करके कहती हैं कि आज मैं भविष्य बताने वाले के पास गई थी, उसने कहा कि कोई करीबी मुझे धोखा दे रहा है, मुझे तो अब बहुत डर लग रहा है। जोंग कहता है फालतू की चीजें मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वहीं जोंग यूएस आया हुआ था अपनी दूसरी वाइफ के पास। मिन कहती है जब तुम उसे छोड़ने वाले हो तो इतना प्यार से क्यों बात कर रहे थे और तुम उसे डिवोर्स कब देने वाले हो। जोंग कहता है अभी नहीं, अभी सही टाइम नहीं है। अब ये सुन मिन गुस्सा हो जाती है कि अब और कितना टाइम वेट करना होगा, हम 8 साल से इंतजार कर रहे हैं या फिर मैं कहूँ कि 27 साल से, आखिर मैंने क्या नहीं किया हमारे प्यार के लिए। जोंग कहता है ठीक है बस थोड़ा टाइम और, फिर हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। अब तभी उसका बेटा हेनरी आ जाता है और उसके साथ यू की बहन सूरी भी होती है जो हेनरी को घर छोड़ने आई थी। अब मेन उसे रेस्टोरेंट से घर तक छोड़ने के लिए टिप देती है तो सूरी थैंक यू कहकर वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे यू को देखते हैं जो अपने ऑफिस में काम कर रही थी। तभी उसके पास वो जो मैसेज करता है कि आज तुम्हें मीटिंग में आना होगा। तो यू सिन से कह के सुंडांग कंपनी के लिए निकल जाती है, लेकिन उसके बाहर निकलते ही वूजू तो उसके ऑफिस के बाहर ही था। अब वूजू यू को एक पार्क में लाता है जहाँ वो यू से पूछता है कि आजकल तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, जब से तुम मेरी ग्रैंडमा से मिली हो तब से बहुत सैड हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगी तो मैं उनसे बात कर लूंगा। अब यू उसे कैसे बताए कि किम ने उसे धमकी दी है कि अगर वो वूजू का साथ नहीं छोड़ेगी तो वो वूजू को बदनाम कर देगा। अब यू वूजू से कहती है कि ऐसा नहीं है, अब 1 ही महीना बचा है तब वो घर मेरे नाम हो जाएगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अब इसमें से दूर हो जाओ ताकि कल को तुम कोई मुसीबत में ना पड़ो, और वैसे भी मुझ जैसी लड़की को तुम्हारी ग्रैंडमा कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। वूजू कहता है तुम बिना कोशिश करे
कैसे हार मान सकती हो? मैं अपनी ग्रैंडमा को समझाऊंगा। लेकिन यू अब भी नहीं मानती कि अब हमें एक दूसरे से दूर हो जाना चाहिए। वूजू कहता है कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि तुम मुझसे ब्रेकअप कर रही हो? यू कहती है हाँ, यही हम दोनों के लिए ठीक रहेगा। अब ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। वहीं ये सुन वूजू का तो दिल टूट जाता है क्योंकि यू उसका बचपन से ही क्रश थी। वहीं यू भी आज काफी सैड होती है। उसे वूजू की याद आने लगती है कि जब वो वूजू के साथ थी तो कितना खुश थी। अब ये याद करके वो बहुत रोने लगती है। वहीं इधर सॉन्ग को देखते हैं जिसके साथ उसका बॉस ली सियोंग और मेयर का भतीजा भी होता है, जो ली सियोंग से कहता है कि अगर तुम मुझे ब्यूटी पैलेस में एक घर दोगे तभी मैं तुम्हारे नए स्टोर के लिए परमिट पास करवाऊंगा। अब उसके जाने के बाद ली सियोंग सॉन्ग से पूछता है कि क्या हमारे पास कोई यूनिट बचा है? सॉन्ग कहता है फिलहाल अभी कोई घर खाली नहीं है और हमें नए घर के लिए 10 महीने का वेट करना होगा। अब ये सुन ली सियोंग परेशान हो जाता है कि इतना वेट नहीं कर सकते। तब सॉन्ग उससे सॉरी कहता है लेकिन ली सियोंग अपना गुस्सा उस पर ही निकालने लगता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। पहले तो तुम सब काम ठीक से करते थे तो अब क्या हुआ? क्या तुम्हारे दिमाग में दीमक लग गया है? अब ये कहकर वो सॉन्ग की बेइज्जती करने लगता है लेकिन सॉन्ग हमेशा की तरह उसे कुछ नहीं कहता। वहीं इधर जैनी वूजू को मैसेज करती है जो उसे सॉरी कहती है कि मैंने जो भी गलत किया उसके लिए सॉरी। तो वूजू भी उसे सॉरी कहता है कि मुझे भी उस दिन तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इसलिए जो भी मैंने कहा उसे दिल पे मत लेना, आखिर तुम मेरी माचो गर्ल जो हो। अब ये पर जैनी हंसने लगती है कि क्या सिली जोक है। अब उन दोनों में फिर से पहले की तरह दोस्ती हो जाती है। वहीं नेक्स्ट डे वूजू अपने ऑफिस आता है जहाँ आज मीटिंग में यू भी आई थी लेकिन यू तो उसे इग्नोर कर रही थी। तभी मैनेजर कहती है क्या सियोन का बर्थडे है इसलिए वो पार्टी दे रही है तो मिस्टर वूजू आपको भी आना होगा। अब ऑफिस के बाद सभी पार्टी के लिए जाने लगते हैं लेकिन वहाँ यू नहीं होती। तब सिन कहती है कि आज यू की दूसरी मीटिंग है इसलिए वो जल्दी चली गई। वहीं इधर यू रास्ते में पैदल चल रही होती है। तभी चलते चलते उसे वही कैक्टस का पौधा दिखाई देता है जिसे देख उसे वो दिन याद आता है जब वो वूजू से पहली बार मिली थी। वहीं इधर वूजू भी यू के बारे में ही सोच रहा था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वूजू अपने ऑफिस आता है जहाँ गार्ड कहता है कि सर हमें आपको कुछ दिखाना है और वो सीसीटीवी में किम की फुटेज दिखाता है कि ये आदमी कुछ दिन पहले हमारे ऑफिस में घुस आया था। अब ये देख वूजू को डाउट हो जाता है कि कहीं से यू के बारे में पता तो नहीं चल गया। वहीं इधर यू के घर में किम आया था जो यू से कहता है देखो जो हो गया मैं उसे बदल नहीं सकता लेकिन हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। यू कहती है क्या कह रहे हो? तुमने मुझे वूजू से दूर रहने को कहा था, यही हमारी डील हुई थी। तब किम आकर उसके पैर में गिर जाता है कि मुझे पछतावा है जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अब एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। ये कहकर वो खुद को मारने लगता है। भाई कितना नौटंकीबाज है ये। यू कहती है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुमने कहा था कि अगर मैं वूजू से ब्रेकअप कर लूंगी तो तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। वो कहता है मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा, मैं तो तुम्हें वापस पाना चाहता हूँ, हम दोनों इस घर में साथ खुश रहेंगे। यू कहती बस बहुत हुआ, ये घर हमारा नहीं है। किम कहता है कैसी बात कर रही हो, अगर मैं सच नहीं बताऊंगा तो ये घर हमारा हो जाएगा। यू कहती है तुम बताओ या मत बताओ, मैं खुद ही रिपोर्ट कर दूंगी। ये कहकर वो सॉन्ग को सच बताने जाती है लेकिन किम उसे रोक लेता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इतना बड़ा घर तुम ऐसे नहीं छोड़ सकती। यू कहती है घर मुझे मिला है, मैं जो चाहे करूँ। किम कहता है ये घर तुम्हारा कैसे हुआ, इसमें मेरा भी आधा हिस्सा है। यू कहती है अब समझ में आया, तुम्हें ये घर चाहिए इसीलिए ये सब नाटक कर रहे हो। अब ये सुन किम बहुत गुस्सा हो जाता है कि ये घर तो मैं वैसे भी ले लूंगा, तुम क्या चाहती हो मैं पुलिस को कॉल करके तुम्हारे और वूजू के बारे में बता दूं। इस पर यू चिल्ला पड़ती है कि वूजू को अकेला छोड़ दो। किम कहता है ऐसे कैसे, उसी की वजह से तुम्हें ये घर मिला है, उसे तो इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अब यू सॉन्ग को सच बताने जाती है लेकिन किम उसे खींच कर उसे चांटा मारने जाता है। इतने में वूजू आकर उसका हाथ पकड़ लेता है कि तुम मेरे नाम से यू को ब्लैकमेल कर रहा था। ये कहता वो उसका हाथ मोड़ देता है। फिर वूजू यू से कहता है तुम कल ही डिवोर्स पेपर सबमिट कर दो, तब ये तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। तब किम गुस्से में वूजू को मारने जाता है लेकिन उल्टा वूजू उसे खींच के मुक्का मारता है और किम को धमकी देता है कि तुझे जो करना है कर सकता है लेकिन यू से दूर रहना। किम कहता है धोखे से तुम दोनों ने ये घर लिया है और उल्टा मुझे लेक्चर दे रहे हो। तब वूजू उसकी रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें किम यू को ब्लैकमेल कर रहा था ये घर अपने नाम करवाने को। अब ये सुन किम डर जाता है और वहाँ से निकल जाता है। तब वूजू आकर यू का हक कर लेता है और बाद में उससे कहता है कि इसीलिए तुमने मुझसे ब्रेकअप किया था, अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र थी तो एक बार मुझसे बात कर लेती। तब यू रोते हुए उससे सॉरी कहने लगती है। तब वूजू तो उसे किस करने लगता है, भाई असली लड़का मैंने पहले ही कहा था। अब नेक्स्ट डे वूजू अपनी ग्रैंडमा के पास आता है जहाँ वो उन्हें एक गेस्ट की लिस्ट दिखाता है। दरअसल कुछ ही दिनों में उनकी कंपनी के 80 साल होने वाले थे, इसलिए पार्टी में कौन आएगा कौन नहीं उनकी एक लिस्ट होती है। ग्रैंडमा कहती है अगर तुम्हें अपनी साइड से किसी को बुलाना है तो बुला सकते हो। तब वूजू कहता है वैसे वो बहुत प्यारी है, अगर आप उससे मिलेंगे तो आपको भी वो बहुत पसंद आएगी, लेकिन पता नहीं आपके ताने वो सुन भी पाएगी कि नहीं। इस पर उसकी ग्रैंडमा चिल्ला पड़ती है कि क्या कह रहे हो, क्या वो हमें पसंद नहीं करती। वूजू कहता है ऐसी बात नहीं है। ग्रैंडमा कहती है उसे सुनाने के लिए तो उसकी सास भी नहीं है, ऊपर से मैं भी बूढ़ी हो चुकी हूँ, उससे कह दो अगर वो हमारे घर में शादी करेगी तो उसे फ्री पेस्ट्री खाने को मिलेगी। वूजू कहता है सिर्फ पेस्ट्री। ग्रैंडमा कहती है
बाकी चीजें तब मिलेंगी जब तुम दोनों मुझे ग्रैंड चाइल्ड दोगे। वो जो कहता है हे भगवान इन बूढ़ो लोगों का भी ना। ग्रैंड में कहती है क्या कहा। वो जो कहता है ठीक है मैं पूछ के बताऊंगा। फिर बाद में वो यू के पास कॉल करता है कि ग्रैंड में तो बेताब है तुमसे मिलने के लिए, तो तुम्हें भी पार्टी में आना होगा। अब नेक्स्ट डे सुंडांग कंपनी की 80 एनिवर्सरी होती है जहाँ काफी सारे बिजनेसमैन आए थे। वही यू तो काफी नर्वस हो रही थी। तभी वूजू उसे देख लेता है जो उसे अपनी ग्रैंडमा से मिलवाता है। अब वो जैसे ही ग्रैंडमा को बताने जाता है कि जिस लड़की के बारे में मैं बात कर रहा था, इतने में बीच में सेक्रेटरी बोल पड़ती है कि आपको उन गेस्ट से मिलना चाहिए। तब ग्रैंडमा वूजू से कहती है हम बाद में बात करते हैं और वो दूसरे लोगों से मिलने लगती हैं। थोड़ी देर में एनिवर्सरी स्टार्ट हो जाती है जहाँ काफी सारे लोग आए थे। फिर ग्रैंडमा भी अपनी स्पीच देने लगती हैं। तभी जॉन्ग के पास ली सियोंग का कॉल आता है। तब वूजू समझ जाता है कि इस इवेंट में सॉन्ग भी आया होगा क्योंकि उसकी ग्रैंडमा ने ब्यूटी डिपार्टमेंट को भी इनवाइट किया था। अब वूजू तुरंत यू को मैसेज करके बाहर बुलाता है कि सॉन्ग भी यहाँ आने वाला है, अगर उसने हम दोनों को देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तब यू कहती है यहाँ से निकलने से पहले तुम ग्रैंडमा से मिल लो। तो वो जो गुड बाय कहने के लिए ग्रैंडमा से मिलने चला जाता है। वह इधर ली सियोंग और सॉन्ग भी यहाँ पहुंच गए थे। अब यू तो वहाँ से जाने लगती है। तभी ग्रैंडमा खुद ही उसके सामने आ जाती है। अब ग्रैंडमा यू से कहती है कि क्या तुम कहीं जा रही हो। यू कहती है आई एम सॉरी मुझे कहीं जाना था। तब ग्रैंडमा कहती है क्या तुम वूजू के क्लोज हो। तो यू कहती है हाँ। ग्रैंडमा कहती है वूजू मेरा ग्रैंडसन है, क्या तुम्हें ये बात पता है। अब ये सारी बातें सॉन्ग वहीं पीछे से सुन रहा होता है। वूजू की ग्रैंडमा कहती है तुम किसी दिन मेरे घर आना तब हम बात करेंगे। तब यू वहाँ से जल्दी में चली जाती है। वहीं अब सॉन्ग किसी को कॉल करके कहता है कि जल्दी एक घर खाली होने वाला है। अब तभी उसके सामने वूजू आ जाता है जो सॉन्ग को देख चौंक जाता है। अब सॉन्ग वूजू से कहता है कि तुम्हारी सच में यू से शादी हुई है। अब ये सुन वूजू तो शॉक्ड रह जाता है कि लगता है सॉन्ग को सब पता चल गया। तभी पीछे से वहाँ जेनी आती है कि मिस्टर सॉन्ग तुम भी यहाँ हो। सॉन्ग कहता है तुम यहाँ कैसे। जेनी कहती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है अभी इसी वक्त। तब सॉन्ग उसके साथ चला जाता है। अब जेनी कहती है कि उन दोनों की भी शादी नहीं हुई है। अब हमें यहाँ थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेनी यू और ग्रैंडमा की बात सुन लेती है और वो सॉन्ग को भी देख लेती है। अब सॉन्ग कहता है तुम ये पहले से ही जानती थी। जेनी कहती है मैं वूजू को बहुत पहले से जानती हूँ। अब ये सुन सॉन्ग कहता है यानी ये वही लड़का है जिसे तुम अपनी फीलिंग्स बताने वाली थी। जेनी कहती है हाँ वैसे अब तुम क्या करने वाले हो। सॉन्ग कहता है अगर शादी झूठी है तो प्राइस भी कैंसिल हो जाएगा। जेनी कहती है इसका मतलब है अब कोई रास्ता नहीं बचा। वैसे इत्तेफाक से मुझे कुछ पता चला है कि तुम उस घर का क्या करने वाले हो। ये कहकर वो उसे एक वीडियो दिखाती है। दरअसल ये वीडियो कुछ दिन पहले की थी जहाँ जेनी थैंक यू लेटर लिखकर सॉन्ग को कपड़े वापस करने आई थी। लेकिन तभी सॉन्ग उसका बॉस और मेयर का भतीजा वहाँ आता है जहाँ मेयर का भतीजा ली सियोंग से इलीगल तरीके से घर की डिमांड करता है। बदले में वो उसके लिए नए स्टोर के लिए परमिट पास करवाएगा। अब ये सारी बातें जेनी के डेस्क में रिकॉर्ड हो जाती हैं। अब सॉन्ग कहता है तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। जेनी कहती है मैं तो तुम्हें डील दे रही हूँ अपने बंदे को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर तुम ये सच किसी को नहीं बताओगे तो मैं भी तुम्हारे बॉस की सच्चाई नहीं बताऊंगी। अब बाद में देखते हैं जहाँ सॉन्ग का बॉस कहता है तुमने जो प्राइस वापस लेने को कहा था क्या वो सच है। तब सॉन्ग झूठ बोल देता है। वो कहता है नहीं मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी ब्राइड को लेके। ली सियोंग कहता है ठीक से काम किया करो। फिर वो कहता है वो काज होटल वाला डेविड तो बिल्कुल पागल है। तब हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ ली सियोंग चेयरवुमन से कहता है कि डेविड ने तो काज होटल कब का छोड़ दिया तो उसने फ्लावर्स में काज होटल का नाम क्यों डाला है। अब डेविड वही आदमी होता है जिसे कुछ दिन पहले जोंग ने ग्रैंडमा को उस आदमी से मिलवाया था। अब जोंग कहता है आपको कुछ गलतफहमी होगी। ली सियोंग कहता है बिल्कुल नहीं, ये तो आज ही हमें फ्लाइट में मिला था, इसने खुद हमसे बताया था। अब ये सुन ग्रैंडमा अपनी सेक्रेटरी से कहती हैं कि इसके बारे में पता करो। अब बाद में जोंग काफी टेंशन में होता है कि जल्द ही ग्रैंडमा को पता चल जाएगा कि वो डेविड झूठा है और सारा इल्जाम उस पर आ जाएगा। इसलिए जोंग खुद ही ग्रैंडमा के पास चला जाता है और उन्हें सच बताने लगता है कि मैंने पता कर लिया डेविड ने हमें धोखा दिया है। उसे काज होटल से कब का निकाल दिया गया था और उसने जो हमसे कॉन्ट्रैक्ट किया है वो सब फेक है। अब ये सुन ग्रैंडमा काफी घबरा जाती हैं और उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है क्योंकि काफी सारा फंड उनकी कंपनी ने डेविड को दिया था। अब जोंग ग्रैंडमा को उनकी दवा देता है और फिर वो कहता है अब काज होटल से बात करके कोई फायदा नहीं, डेविड 2 साल पहले ही वहाँ से निकाला जा चुका है। ग्रैंडमा कहती हैं तो क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, हम करोड़ों रुपए यूएस में लगा चुके हैं फैक्ट्री बनाने के लिए, अब उसका क्या होगा। जोंग कहता है उसकी चिंता मत करिए, वो सभी नकली फैक्ट्री थी, उसे सिर्फ फोटोशॉप से बनाया गया था। अब ये सुन ग्रैंडमा की तबीयत और बिगड़ने लगती है। वो कहती है मैंने जो इतने सारे पैसे भेजे थे उसका क्या। जोंग कहता है उसे जे कंसल्टिंग कंपनी के जरिए वो सारे पैसे मेरे जेब में आ गए। आपने मिस्टर को की रिपोर्ट तो देखी ही होगी, वो जे कंसल्टिंग कंपनी किसी और की नहीं बल्कि मेरी है। अब ये सुन ग्रैंडमा को बहुत बड़ा सदमा लगता है। वो कहती है तुमने ऐसा क्यों किया, मेरी बेटी और उंगसू को पता चला तो क्या होगा। जोंग कहता है मैंने तुम्हारी बेटी से शादी की ताकि ये कंपनी मेरे नाम हो, लेकिन आपने तो मुझे कंपनी का छोटा सा हिस्सा दिया जैसे मैं कोई भिखारी हूँ। अब ग्रैंडमा उस पर गुस्सा करने लगती हैं, लेकिन उनकी ज्यादा तबीयत बिगड़ जाती है और वो बेहोश होने लगती हैं।
हैं। तब जोंग कहता है क्या हुआ, दवा काम नहीं कर रही। और यहाँ हमें पता चलता है कि जोंग ने उनकी दवा अपनी दवा से बदल दी थी। जोंग कहता है तुम्हारी क्रॉनिकल बीमारी की वजह से तुम्हारी मौत नेचुरल तरीके से होगी और किसी को शक भी नहीं होगा। अब ग्रैंड माँ तड़पते हुए बेहोश हो जाती हैं। तब जोंग वहाँ से निकल जाता है। अब बाद में वूजू की बुआ को देखते हैं जो काफी परेशान थी और दौड़ते हुए हॉस्पिटल में आती हैं। वही डॉक्टर कहते हैं कि इनका नसीब अच्छा है कि ये सर्जरी के बाद भी बच गई, लेकिन ये बता पाना मुश्किल है कि इन्हें होश कब आएगा। अब वूजू की बुआ बहुत रोने लगती हैं कि होश नहीं आया तो फिर वो सेक्रेटरी को डांटने लगती हैं कि तुमने मॉम का ख्याल क्यों नहीं रखा। तब जोंग उसे शांत करने लगता है। अब वूजू भी काफी दुखी होता है क्योंकि अगर ग्रैंडमा को होश नहीं आया तो उनकी जान भी जा सकती है। वहीं इधर जोंग अब बाहर आ जाता है और किसी को कॉल करके कहता है कि अब शुरू करो। भाई कितना नौटंकी बाज है ये। अब अगले दिन तक ये खबर हर जगह फैल जाती है कि सोनडांग कंपनी के साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। करीब 30 बिलियन वॉन उन्होंने एक यूएस की कंपनी को दिया था, लेकिन वो सारे कॉन्ट्रैक्ट झूठे निकले और अब सोनडांग कंपनी की चेयरवुमन हॉस्पिटल में है। अब ये न्यूज वूजू की फैमिली भी देख रही होती है। उंगसू कहता है हमें इस स्कैम के लिए जांच करवानी चाहिए, वो डेविड जल्दी पकड़ा जाएगा। लेकिन जोंग मना कर देता है और एक झूठी कहानी बताने लगता है कि मैंने ग्रैंडमा को पहले ही मना किया था ये डील ना करने को, लेकिन वो नहीं मानी। अब वूजू को जोंग की बातें सही नहीं लगती, इसीलिए वो खुद ही इस बारे में रिसर्च करने लगता है। तभी उसके पास सेक्रेटरी का कॉल आता है जो उसे एक कैफे में मिलने बुलाती है। सेक्रेटरी कहती है मुझे आपको कुछ बताना है। चेयरवुमन को सच नहीं पता था कि वो सारे कॉन्ट्रैक्ट फेक हैं और जिस दिन उनकी तबीयत खराब हुई थी उससे पहले उन्होंने मुझे डेविड के बारे में पता करने को कहा था। अब ये सुन वूजू हैरान होता है कि अंकल हमसे फिर झूठ क्यों कह रहे थे। अब वूजू यू से मिलने उसके घर आता है, जहाँ वो यू को बताता है कि अगर हम इन्वेस्टर का पैसा लौटा नहीं पाए तो फाइन के तौर पे वो हमारी कंपनी टेक ओवर कर लेंगे। तब यू उससे उस इन्वेस्टर का नाम पूछती है तो वूजू कहता है उसका नाम सिलीविया है। लेकिन जब यू उसकी फोटो देखती है तो शॉक हो जाती है और वूजू को एक दूसरी फोटो दिखाती है कि इसका नाम तो जेसिका है और ये तो यूएस के रेस्टोरेंट की ओनर है जिसमें सूरी काम करती है। अब ये बात प्रूफ करने के लिए वो सूरी को कॉल करती है। तब सूरी बताती है कि हाँ उसका नाम जेसिका है और उसका एक हस्बैंड और एक बेटा भी है। अब जेसिका का नाम सुन वूजू को याद आता है कि ये तो जे कंसल्टिंग कंपनी की ओनर है जिसे अंकल जोंग ने कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया था। कहीं अंकल जोंग तो नहीं जो इसके साथ मिलकर फ्रॉड कर रहे हो। वहीं इधर उनसू को देखते हैं जो अपने डैड के कैबिन में छानबीन कर रहा था। तभी उसे एक डिवोर्स पेपर मिलता है जो देख वो काफी हैरान होता है। अब तभी उनसू की मॉम वहाँ आती है कि मुझे मॉम के पास हॉस्पिटल जाना है, क्या तुम मुझे ले चलोगे। तो उनसू हाँ कहता है, लेकिन वो उन्हें डिवोर्स वाली बात नहीं बताता। वहीं अगले दिन वो जूयू से फिर से मिलता है कि मुझे यकीन हो गया है कि अंकल जोंग जरूर कुछ छिपा रहे हैं क्योंकि ये सारे कॉन्ट्रैक्ट अंकल जोंग ने ही करवाए थे, लेकिन उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है हमारे पास। तब यू कहती है कि काश ग्रैंडमा को होश आ जाता तो शायद वो कुछ बता पाती। अब नेक्स्ट डे उनसू कंपनी आता है जहाँ वो जानबूझकर जोर जोर से कॉल पे बात करता है कि क्या कहा, ग्रैंडमा को होश आ गया, मैं अभी हॉस्पिटल आ रहा हूँ। अब ये बात जोंग सुन लेता है और काफी घबरा जाता है और तुरंत अपनी दूसरी वाइफ मिन को कॉल करता है जो सुन वो बहुत गुस्सा हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिन नर्स की ड्रेस पहनकर उसी हॉस्पिटल में आती है जिसमें ग्रैंडमा है और चुपचाप आकर सीधा ग्रैंडमा के कमरे में घुस जाती है। तब उसे जोंग की बात याद आती है कि अगर चेयरवुमन ने हमारा सच बता दिया तो हमारा खेल खत्म। अब मिन पॉइजन का इंजेक्शन लेकर ग्रैंडमा की दवा मिलाने लगती है। तभी वो नकली ग्रैंडमा मिन पर झपट पड़ती है। अब मिन जैसे उसे धक्का देकर भागने लगती है तभी वूजू उसे पकड़ लेता है और उसका मास्क उतार देता है। अब तभी पुलिस भी अंदर आ जाती है जो मिन को अटेम्प्ट मर्डर करने के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि ये प्लान यू का था। जब वो वूजू से ग्रैंडमा की बात कर रही थी तभी उसे एक आइडिया आता है कि अगर हम अफवाह फैला दें कि ग्रैंडमा को होश आ गया है तो शायद जो भी इस स्कैम के पीछे है वो ग्रैंडमा पर जरूर हमला करेगा। तब वूजू यू की बात मान लेता है और फिर वो उनसू से मिलता है और उसे सारी सच्चाई बताता है कि मुझे लगता है तुम्हारे डैड का अफेयर चल रहा है। उनसू कहता है मैं जानता हूँ और ये भी कि वो औरत यूएस में रहती है। अब ये सुन वूजू हैरान होता है कि तुम जानते थे। उनसू कहता है मुझे बहुत पहले से ही पता था कि डैड उस औरत से मिलने यूएस जाते हैं, लेकिन ये बात मैं कभी अपनी मॉम को नहीं बता पाया। वूजू कहता है अंकल और वो औरत हमारी कंपनी को बेचना चाहते हैं। उनसू कहता है क्या सबूत है इस बात का। वूजू कहता है यही प्रूव करने के लिए हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। तब उनसू वूजू की बात मान लेता है और जानबूझकर अपने डैड के सामने कॉल पे जोर जोर से बात करता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ वो लेडी अब अरेस्ट हो जाती है और ये खबर पूरे न्यूज मीडिया में फैल जाती है। अब तभी वूजू के पास पुलिस का कॉल आता है जहाँ पुलिस ऑफिसर कहते हैं हमें उस लेडी के फोन से कुछ नहीं मिला, न ही उसने डेविड से बात की है, न ही मिस्टर जोंग से, और उसके और जोंग के अकाउंट से कोई पैसों की लेन देन नहीं हुई है। अब ये सुन वूजू हैरान होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं इधर जोंग पुलिस स्टेशन में मिन से मिलने आता है जहाँ मिन कहती है जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मेरे बेटे का ध्यान रखना। जोंग कहता है चिंता मत करो, वैसे तुमने सारे रिकॉर्ड सर्वर से मिटा दिए थे। मिन कहती है हाँ, और मैंने वो फोन भी हटा दिया जिससे हमारी बात हुई थी। अब ये सुन जोंग खुश हो जाता है और कहता है तुम चिंता मत करो, मैं एक अच्छा सा लॉयर हायर करके तुम्हें जल्दी छुड़ा लूंगा, तब तक तुम इन्हें कुछ मत बताना। अब जोंग जैसे ही अपने ऑफिस लौटता है
तब वो जो उसका पहले से इंतजार कर रहा था। जोंग कहता है क्या हुआ, तुम अचानक से यहाँ कैसे आ गए। वूजू कहता है आप कहाँ से आ रहे हैं। जोंग कहता है मीटिंग से। वूजू कहता है आप मिन से मिल के आ रहे हो। अब ये सुन जोंग के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वूजू कहता है मुझे सब पता चल गया है आपके रिलेशन के बारे में, और ये भी कि कैसे जे कंसल्टिंग के नाम पे अपने कंपनी के फंड्स गायब कर दिए और आपका यूएस में एक बेटा भी है। अब मैं ये सच सबको बताने वाला हूँ। तब जोंग नाटक करने लगता है कि मुझे ब्लैकमेल किया गया था, उस लेडी ने मुझे धमकी दी थी। ये कहकर वो एक झूठी कहानी बताने लगता है कि इन सब में मेरी कोई गलती नहीं। तब वो जो मिन से मिलने पुलिस स्टेशन जाता है। वूजू कहता है तुम ग्रैंडमा को क्यों मारना चाहती थी, क्या उन्हें तुम्हारे और जोंग के बारे में पता चल गया था। मिन कहती है मेरे जोंग के साथ कोई रिश्ता नहीं। वूजू कहता है तुम्हें क्या लगता है जोंग तुमको बचाएगा। ये कहकर वो उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें जोंग कहता है ये सब मिन ने किया है, उसने मुझे धमकी दी थी ये सब करने को, और वो उसका बच्चा मेरा नहीं है। वूजू कहता है जोंग खुद को कभी नहीं फंसाएगा, इसलिए जरूरत पड़ी तो वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को भी छोड़ देगा। अब ये सुन मिन रोने लगती है। वूजू कहता है अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहती हो या नहीं। तब मिन बोल पड़ती है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि मेरा बेटा सेफ रहेगा, तब मैं तुम्हें सच बताऊंगी। वहीं इधर जोंग को देखते हैं जो मिन की बात सोच रहा था, क्योंकि मिन ने उसे धमकी दी थी कि अगर मुझसे चालाकी करने की कोशिश की तो भले ही मैंने सर्वर से डाटा डिलीट कर दिया है, लेकिन वो सारे सबूत अब भी मेरे पास हैं। अब जोंग मिन के घर आया था जहाँ वो हर जगह वो सबूत ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। अब तभी उसे एक सॉफ्ट टॉय दिखता है और उसे याद आता है कि इसे हेनरी बहुत संभाल के रखता था। अब वो उस टॉय को फाड़ देता है जिसमें से उसे एक पुराना फोन और एक पेन ड्राइव मिलता है, और ये वही फोन होता है जिसे 25 साल पहले जोंग ने वूजू की मॉम और डैड को मारने के लिए मैसेज किया था। और ये मैसेज एक ट्रक ड्राइवर के पास जाता है जो एक सड़क किनारे नो एंट्री का बोर्ड लगा देता है। अब वूजू के डैड जैसे ही साइन बोर्ड देखते हैं तो वो गाड़ी दूसरी रोड पे ले जाते हैं जहाँ वो ट्रक ड्राइवर उनका वेट कर रहा था। अब ब्रिज के आते ही वो ट्रक उनकी कार को टक्कर मारने जाता है, लेकिन इतने में बैलेंस बिगड़ता है और वूजू के डैड की कार फ्लाईओवर से नीचे जा गिरती है। अब जोंग वो पेन ड्राइव चेक करता है जिसमें उनकी कॉल रिकॉर्डिंग थी। रिकॉर्डिंग में मिन जोंग से कहती है वूजू के डैड को हमारे रिलेशन के बारे में पता चल गया है, तो अब क्या करें। तब जोंग कहता है मैं देख लूंगा, तुम चिंता मत करो। अब उसका सच बाहर ना आए इसलिए वूजू की फैमिली को मरवा देता है। अब वो जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तभी उसके सामने वूजू आ जाता है जिसे अब तक मिन ने सारी सच्चाई बता दी थी। एंड इसी के साथ दोस्तों इस एपिसोड का यहीं पर एंड होता है। तो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।